हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम 2016 कैनिंग का पेपर डिस्कस करेंगे। 2019 और 2016 में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। और जो ये इसमें बेसिक साइंस और माइक्रोबायोलॉजी और का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। और इसी तरीके से आगे भी एग्ज़ाम में ज़्यादा पोर्शन बेसिक साइंस या उसका होने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ामिनर हमेशा रिपीट पैटर्न पे सेट नहीं करता है क्वेश्चन। क्योंकि जैसे 2016 में देखिए, उससे पूरा 100% अलग क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। और 2016 जो 2019 है, 2019 से अब भी दोबारा एकदम डिफरेंट पेपर आने की संभावना भी बनती है। वैसे हमने 2000 जो 19 वाला पेपर है वो बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। और अगर उसी पैटर्न में क्वेश्चन पेपर आता है तो हम इजीली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें अपना सारी तैयारी पूरी करके चलना होगा और बेसिक साइंस और माइक्रोबायोलॉजी को भी यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। और इस वाले क्वेश्चन पेपर में 50 से आगे को, इसमें 50 क्वेश्चंस जो हैं, 100 क्वेश्चन जो है उसमें से 50 क्वेश्चन वो जीएस पे हैं और 50 आगे क्वेश्चन सब्जेक्ट बेस्ड हैं। तो हमें सब्जेक्ट बेस पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें एक आध क्वेश्चन कुछ साइंस के लग रहे हैं, इसलिए मैं उनको डिस्कस कर देता हूँ इसमें। देखिए, अप्रॉक्स पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर, वर्षा जल का पीएच मान लगभग होता है 6.0, 9.9, 1.2, इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्षा का जल होता है उसका लगभग होता है 6 के आसपास। बारिश का जो पानी है उसका पीएच हल्का, क्योंकि जो 7 होता है पीएच का जो स्केल है, पीएच का स्केल है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है एसिडिटी, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने एक ये जैसे लाइन है, तो इधर पे इसको मान लीजिए यहाँ 7 हो गया, इधर 14 ले लीजिए और इधर से यहाँ 1 से शुरू कर लीजिए। और इसको 1 से शुरू कर लीजिए। अब जो ये 1 से लेके 7 वाला जो है, ये वाला ये एसिडिक के लिए रीजन होता है। और ये 7 से लेके जो 14 का रीजन है, ये बेसिक रीजन है। बेसिक मतलब क्षार का। और ये एसिडिक वाला जो है ये एसिड के लिए है। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, ये और जो पानी का है, न्यूट्रल होता है ये जो 7 है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। और ये रहता है वाटर का, जो भी डिस्टिल वाटर जो होगा उसका। वर्षा का जल भी क्या है, वर्षा का जल नहीं होता है, क्योंकि उसमें सल्फर ऑक्साइड, ये जो चीज़ें होती हैं, जो भी ये इसके कण होते हैं, ये भी आ जाते हैं उसमें, इसलिए हम उसको एकदम न्यूट्रल नहीं लेंगे। उसका पीएच, जो डस्ट पार्टिकल इन चीज़ों से रिएक्ट करके, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती हैं, ये रिएक्ट करके उसका पीएच को क्या करती थी, घटा देती हैं, इसलिए ये 6 आ जाता है, न्यूट्रल 1 ही नहीं रहता है। तो आइए अब अगला देखते हैं। द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, कह रहा है लेंस की पावर को मापा जाता है कैंडला में, प्रकाश वर्ष में, ग्लास वर्ष में या डायोप्टर में। तो हम इसको नापते हैं डायोप्टर में। जो पावर होती है लेंस की, जो हम अपने स्पेक्ट से चश्मों में यूज़ करते हैं, वो और उसकी होती है ये डायोप्टर में। और जो ये दूरी होती है, ज़्यादा दूरी होती है ग्रहों के बीच की दूरी जो होती है, वो प्रकाश वर्ष में होती है। और जो कैंडला है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो हमारे पास 7 तरीके की जो वो हैं, जैसे किलोग्राम, जैसे मास की किलोग्राम होती है, टाइम की जैसे मास की किलोग्राम, और उसकी ये उसको नापने के लिए जैसे मीटर में होती है। और इस तरीके से 7 तरीके की वो हैं समय की, जैसे सेकंड ले लेते हैं हम,
यूनिट तो इस तरीके से 7 हैं, उसमें से एक कैंडला भी ये भी रहती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमोग्लोबिन में क्योंकि विटामिन के अंदर आता है, ये में भी जिस तरीके से क्वेश्चन होते हैं तो उसी तरीके से है। हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, एल्युमिनियम होता है। तो हमारे हेमोग्लोबिन में होता है आयरन। इसी तरीके से जैसे वो पूछ सकता है कि क्लोरोफिल क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम। ये अगला करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ से शुरू होती है 50, और हमें यहीं से ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए अच्छा, ये 50वां क्वेश्चन तो क्या है कि इसमें ये जीएस से रिलेटेड ही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्तराखंड का लार्जेस्ट स्टेट पूछ रहा है वो वाला, जिसमें अधिकतम जनसंख्या है, ये है हरिद्वार। इसके बाद अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये देखिए 51वां क्वेश्चन है यहाँ से। हाँ 50 तक वो हो गया, 51 से शुरू होगा नया, क्योंकि 51 से जब 100 करें तो 50 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ से हैं हमारे साइंस के सब के क्वेश्चन हैं ये, और उसमें कैनिंग के क्वेश्चन भी हैं बाद में फिर थोड़ा। तो इसलिए हम अभी पहले ये वाले को ये भी कर लेते हैं। और इस जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, ये जो उसके जीके वाला जो पोर्शन दे रखा है, जो सब्जेक्ट का जीके जो आएगा करके जो क्वेश्चन में आया, तो उस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये उस कैटेगरी में आता है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए भारतीय हॉर्टिकल्चर अनुसंधान संस्थान, इसको क्या कहते हैं, बागवानी अनुसंधान केंद्र है। कौन सा है, बागवानी। तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसके ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर। तो आप इसको याद करने के लिए क्या कर लें, इसका आंसर है बेंगलोर। और इसको बागवानी से बेंगलोर करके याद रखें। बागवानी और बेंगलोर दोनों में दोनों ब से यूज़ होती हैं, तो इसको वर्ड आ रहे हैं। तो आप बागवानी और बेंगलोर को यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है नींबू के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आने की संभावना है, इस तरीके की क्वेश्चन होगी। तो इसका आंसर है नागपुर। नागपुर में संतरों के लिए फेमस है। तो यही क्या है, और यही है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस। 53वां क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर सी नेशनल सीड पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड। निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय बीज पॉलिसी घोषित की गई थी। राष्ट्रीय बीज ये घोषित की गई थी 2002 में। अगला क्वेश्चन करते हैं। संत कबीर पुरस्कार का संबंध किससे है। संत कबीर का है हैंडलूम से। हमने उनके कबीर के फ़ोटो भी देखे होंगे, तो उनमें वो क्या कहते हैं, कपड़ा काटते समय हैंडलूम का, उसमें उद्योग में वो फोटोज़ में भी दिखेंगे आपको। निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। हाँ ये क्वेश्चन जो है ये जनरल क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, इस तरीके के क्वेश्चन भी आने की संभावना रहती है। तो इस क्वेश्चन को 55वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। परमाणुओं की संख्या जानने के लिए जब भी हम ये इस तरीके से वो जानेंगे, तो हमें एक वो याद रखना है, एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला है, मैं इसको पेज में लेके बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये हमेशा याद रखना है। हाँ देखिए, जो ये है, हमें क्या याद रखना है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 गुणा गुणा, एक सेकेंड में इसको थोड़ा साफ से लिखता हूँ। देखिए 1 मोल, इसको मोल भी दिखा सकते हैं आप। 1 मोल, ये 1 मोल क्या चीज़ है, 1 मोल है इसको तोलने की यूनिट है। जैसे हम 1 किलो या आधा किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, जो इस तरीके से तोलते हैं। तो जब हम केमिस्ट्री में अगर हमने बहुत छोटी चीज़ लेनी है, छोटा सा अमाउंट लेना, तो उसको तोलने की यूनिट है मोल, मात्रा। जैसे 1 चम्मच, 2 चम्मच, तो ये 1 मोल इस तरीके होता है। 1 मोल में हमारे पास कितने परमाणु आएंगे,
या एटम आएंगे, तो वो है हमारा फॉर्मूला, देखिए 6.022 इंटू 10⁻23, ये इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। या हमारे पास उसके परमाणु भार के बाद, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का दिया गया है, तो उसका द्रव्यमान के बराबर, जैसे CO2 है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 गुणा 2 32, और ये हो जाता है 44 ग्राम के बराबर, या 22.4 लीटर के बराबर। तो इसके लिए हम ये क्या करेंगे, या तो द्रव्यमान के बराबर बोलेंगे, या एक मोल किसके बराबर है, 6.03। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं निम्न में से किसके परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। तो देखिए 6.0, ऊपर ए ऑप्शन देखिए CO2 की 6.03 10⁻11, ये ज़्यादा होंगे, या ये 22.4 वाला होगा, या ये CO2 0.44। आप देखिए 0.44 वाला तो तब होता 1 मोल, तब जब ये 44 होता, ये छोटा है। और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाला है, ए वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन में 6.023 इंटू 10⁻21 है। यहाँ जब 10⁻23 होती है तो तब जाके वो 1 मोल के बराबर होता है। और ये बी आंसर देखिए, तो यहाँ पे 22.4 लीटर है। हमने जो 22.4 लीटर कहा कि 1 मोल हमारा 22.4 के बराबर होता है, या 6.022 इंटू हो गया इंटू 10⁻23 के बराबर होगा, या उसके या इसके द्रव्यमान के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, द्रव्यमान के बराबर होगा। देखिए 44। तो ये वाली लाइन याद रहनी चाहिए, 1 मोल। ये तो यहाँ पे 22.4 ही सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, 22.4 लीटर की। तो आंसर नंबर 20 सही होगा इसका। एक ये सिंपल सा हमेशा के लिए याद रखिए, 1 मोल इजिकल टू 22.4 लीटर, और वही 6 गुणा 10⁻23 ये एटम्स के बराबर होता है, अणु के इनके बराबर होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए 56 का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बाल्मर श्रेणी के लिए श्रेणी सीमा क्या है। इसकी श्रेणी सीमा क्या होती है कि ये बाल्मर सीरीज़ ये क्या होती है, ये बताता हूँ, हल्का सा बताता हूँ। जो हाइड्रोजन का वो है, हाइड्रोजन का जो एटम है, परमाणु जो है, तो वो ये क्या करता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये क्या, जब भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं कि ये ऊर्जा यहाँ पे अलग अलग वो बने रहते हैं, अलग अलग शेल होते हैं, शेलों में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं हमेशा। ये अलग अलग ऊर्जा के स्तर हैं, बाहर कमरे बने हुए हैं, इनमें जो होता है हमारा न्यूक्लियस जो होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये बोर्स की थ्योरी के हिसाब से है कि चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, परमाणु इसके न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेंगे। और क्या करता है, जो ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है कि इसको ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलने के बाद आगे ऊपर चला जाता है ये, और इसको नीचे आना है तो अपनी ऊर्जा को छोड़ के नीचे आएगा, क्या आएगा, नीचे आएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें बताता हूँ बाल्मर किसे कहते हैं। देखिए तो इसमें होता है, ये पहला वाला जो हमारा जो पहला वाला जो सेल है, इसको हम बोलते हैं, इसको लाइमेन बोलते हैं। दूसरे वाले इसको बाल्मर बोलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं लाइमन बाल्मर ब्रैकेट पी फंड। इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि लाइमन बाल्मर पास्चन, फिर ब्रैकेट और पी फंड, ये 5 तरीके ये होते हैं इसके बाहर। तो जब भी ये यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ने नीचे से ऊर्जा लेके जब अपनी ऊर्जा छोड़ के वो अपने नीचे कक्षों में आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से वो पहले वाले में आ गया, तो उसके बोलेंगे लाइमन
लाइमन श्रेणी का बोलेंगे। अगर कहीं से भी ये बाल्मर दूसरे वाले नंबर पे आता है, बाल्मर पे आता है, तो उसको बाल्मर श्रेणी बोलते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वो बाहर से, दूर से, इन्फिनिटी से अगर वो कहीं से भी आता है या इधर ही से आ जाए, बाल्मर से पे जो अगर आएगा दूसरी वाली श्रेणी पे जब आएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज़ बोलते हैं। तो बाल्मर सीरीज़ का होता है 3646। बस ये ध्यान रखिए कि परमाणुओं का हल्का सा मैंने आपको क्या बता दिया कि इस तरीके से हल्की जानकारी आपको चाहिए होगी कि जिससे हम क्वेश्चनों को थोड़ा अटेम्प्ट कर सकें। जैसे हमें एटम के बारे में पता होना चाहिए हल्का, कि भाई एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, केंद्र होता है, उसके बाहर क्या करते हैं, उसके बाहर क्या करते हैं परमाणु, ये उसके बाहर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं इस तरीके से। ये कक्षाओं में, इसको जो हम शेल बोलते हैं, कक्षाओं में घूमते हैं, अलग अलग कक्षाओं में घूमते हैं। ये पता होना चाहिए। जो पहला है इसको हम लाइमन बोलते हैं, इसको पहली कक्षा को लाइमन बोल देते हैं, इसको बाल्मर बोलते हैं, इसको इसको हम पाश्चन बोलते हैं, इसको हम ब्रैकेट बोलते हैं, और फिर जो इससे भी नीचे है इसको हम पी फंड बोलते हैं वाली श्रेणी बोलते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये और नीचे को बहुत ज़्यादा और कक्षक ज़्यादा है, मान लीजिए इस तरीके से ये पूरे कक्षक बने होंगे, इस तरीके से कक्षक होंगे। मैं आपको और दूसरे कलर से इंडिकेट करके दिखाता हूँ। तो ये जैसे मान लीजिए ये पूरा वो है, एक कक्षक ये है, एक कक्षक, अगर उससे बड़ा कक्षक, उससे दूसरा कक्षक ये होगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे कक्षक होंगे, ऐसे ही कक्षक अलग अलग, ऐसे वो पूरे कनेक्ट हो जाएंगे, सर्कल कंप्लीट करेंगे ऐसे, इस तरीके से बहुत सारे क्या होंगे हमारे पास, इस तरीके के कक्षक होते हैं। मान लीजिए ये अनगिनत होंगे ये कक्षक। तो क्या होता है कि जब हमारा यहाँ से, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये मान लीजिए जब क्या करता है कि ऊर्जा लेगा, ऊर्जा लेके बाहर चले जाता है, मतलब बाहर के कक्षकों में जाएगा, और वहाँ से क्या होगा कि वो अगर वहाँ से वो दूसरे नंबर, जब अपनी ऊर्जा छोड़कर वो दूसरे वाले में आएगा, बी, ये दूसरे वाला क्या है, बी है, ये इसका गोला अगर आप कंप्लीट करेंगे तो ये बाल्मर वाली सीरीज़ में आ जाएगा। ये इसको आप, अगर आप इसका पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं, ये तीसरा वाला है, तो हम कौन सा लेंगे, ये बाल्मर वाला इधर है, वो ये पाश्चन वाला है जो हमने यहाँ पे बनाया था। इधर से जब ये पूरा आएगा, यहाँ से यहाँ, ये है, ये बाल्मर वाला है, ये वाला गोला, ये गोला बाल्मर वाला है। ये देखिए ये बाल्मर है ना, बी लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे। तो जब भी परमाणु या तो बी पे आएगा, यहाँ इधर से बाहर से, अगर सेकेंड वाले पे आएगा तो बाल्मर सीरीज़ बोलेंगे। अगर यहाँ पे पाश्चन वाला पे आएगा तो इसको पाश्चन पी, ये पाश्चन पी वाले पे आएगा तो पाश्चन सीरीज़ बोलेंगे। इस तरीके से वो अपनी ऊर्जा छोड़ के आता है, तो उसकी सीरीज़ दी होती है। तो 3646 इसका क्या है, उत्तर होगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें हमने क्या बताना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक संरचना को चुनिए बता रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक संरचना को हम चुनेंगे कैसे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक संरचना चुनने के लिए हमें इनको लिखना होगा। इनका हमने परमाणु विन्यास बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं, वो लिखना होता है। परमाणु विन्यास हम कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे ऐसे लिखेंगे, ये है CH3+ है, ये CH3+ है, ये H3O+ लिखा हुआ है वहाँ पे सेकेंड वाला, तीसरा वाला है NH3, और चौथा वाला है CH3- है। देखिए अब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए CH3 है, जैसे पहला वाला जो है, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो परमाणु विन्यास होता है उसको हम लिखेंगे। जैसे कार्बन का कितना होता है, 6,
कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसमें धन करेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 एटम है तो 3 हो जाएगा उसका। और ऑक्सीजन का होता है हमारा 8, और इसमें देखिए प्लस भी है, प्लस का मतलब 1 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 6 3 9, और ये 8 हो गया। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में 8 होता है, प्लस हाइड्रोजन में 1, उसको 3 से गुणा कर, 3 हाइड्रोजन है तो 3 से गुणा करेंगे, और -1 करेंगे क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ होता है, इसका मतलब 9 10 11, 11 में से 1 गया, 10 आ गया। अब देखिए NH3, NH3 नाइट्रोजन का होता है 7, 7 प्लस 1 हाइड्रोजन में, 1 हाइड्रोजन का और 3 है तो 3 लेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। अब ये देखिए कार्बन का देखिए 6, इसमें होगा हाइड्रोजन का 1 है तो हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, उसको हम गुणा करते हैं 3 से, 3 हाइड्रोजन है, प्लस इसमें माइनस है तो माइनस का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। 6 3 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10 हो गया, तो 10 10 10। अब ऑप्शन मिला लीजिए आप, ये वाला जिसमें सेकंड थर्ड फोर्थ किस में आ रहा है, देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ आ रहा है ऑप्शन डी में। क्या आ रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हमने क्या करना है, इनके एटॉमिक नंबर को लिख के, और जिसमें प्लस है उसमें घटा देना है, और माइनस जिसमें है उसको उसमें जोड़ देना है, और उनमें देख लेना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन किस में है। तो सेम इलेक्ट्रॉन 10 10 10 हमारा S3 पॉजिटिव में है, NH3 में है, और CH3 नेगेटिव में है। तो ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा 57 का। अगला देखते हैं ये। अब देखिए O2 नेगेटिव संकेत है आयन का, परऑक्साइड का, ऑक्साइड का, या सुपर ऑक्साइड का। तो O2 नेगेटिव संकेत है किस आयन का है, देखिए परऑक्साइड का है, परऑक्साइड का है। देखिए इसको बोलते हैं हम O2 नेगेटिव है, जैसे क्या है O2, देखिए O2 नेगेटिव जो होता है हमारा O2 टू नेगेटिव का मतलब है कि हमने इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल रखे हैं, तो मान लीजिए H2O2 हो जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो ये पर 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे O2, तो ये ऑक्साइड अगर होता तो क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन अगर 2 नेगेटिव ऊपर लिखा हुआ है, अगर ऑक्सीजन और ये 2 नेगेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है ये, और मान लीजिए नॉर्मल सुपर ऑक्साइड जब होता है तो क्या हो जाता है, जैसे देखिए KO2, सुपर ऑक्साइड जब हम यूज़ करते हैं, ये हम करते हैं मास्क में, ऑक्सीजन मास्क में, ये अपनी ऑक्सीजन फटाफट से दे देता है, तो इसलिए हम इसको क्या दिखाएं, और इसको हम क्या है O2 नेगेटिव। जब O2 खाली नेगेटिव होगा, एक ही नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाता है, सुपर ऑक्साइड हो जाता है। और O2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, पर बोलते हैं। हाइड्रोजन पर आपने यूज़ किया होगा, घावों को धोने के लिए भी यूज़ होता है, और इससे बालों को भी ब्राउन किया जाता है। अगला देखिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या है ClF3 का, हाइब्रिडाइजेशन जो है ClF3 का है हमारा। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। और ये भी इसका भी वो बनाया गया है, तो ये है हमारा ट्रायंगुलर पिरामिडल है, इसका ऑप्शन डी। ये मैंने वीडियो बना रखी है सेपरेट से, उसको आप देख लें। 60 अगला देखते हैं। कॉन्जुगेट एसिड, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस क्वेश्चन से पक्का ये हमारे सिलेबस में भी है इस बार के, और ये ज़रूर इससे कुछ क्वेश्चन आने का की संभावना है, इसकी संभावना है। तो हम देख लेते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड हम कैसे बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम हमारे पास जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास HCl है, मान लीजिए ये एसिड है, अगर हम इसका हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बन जाए, Cl ये बन जाएगा Cl माइनस बन जाएगा, क्या बन जाएगा Cl माइनस बन जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, ये एसिड है,
तो ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। क्या हुआ है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है ना। देखिए बेस को क्या होता है, बेस में नेगेटिव चार्ज होता है और एसिड में पॉजिटिव, इसका H पॉजिटिव हटा देंगे तो ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। और जैसे मान लीजिए H2SO4 है, ये भी एसिड है, और आप क्या करेंगे, इसमें से भी एक हाइड्रोजन हटा दिया आपने तो HSO4 नेगेटिव, मतलब एक हाइड्रोजन भगा दिया तो ये भी कंजुगेट बेस बन गया। तो कहने का मतलब ये है, आप किसी भी एसिड से, अगर आपने किसी भी एसिड से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो वो क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो और फिर हम क्या करेंगे इससे, और अगर हमने इसको, इससे भी हमने क्या करना है, इससे भी हमने क्या करना है, एक हाइड्रोजन और कर दें, अगर हम इसको भी क्या कर दें, इससे भी एक हाइड्रोजन और रिमूव कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, SO4 नेगेटिव। मतलब ये क्या होगा, मान लो हम इसको कहते हैं कि अभी इसको हम एक बार एसिड मान लेते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, जिसमें भी हाइड्रोजन होगा वो एसिड होता है। अगर इस हाइड्रोजन को भी रिमूव कर दे तो ये कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस ये हो जाएगा। हाइड्रोजन देखने का, किसी को भी एसिड पहचानने का आपको आपको सिंपल ट्रिक ये है कि आप उसमें हाइड्रोजन देखिए। अगर आपको उसमें हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया HCl ले लिया, हाइड्रोजन दिख रहा है, एसिड है। HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन दिख रहा है, एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है, एसिड है। और आपने अगर वो देखना है, क्या कहते हैं, ये देखिए H2SO4 हो गया, उसके बाद और ये ध्यान रखिएगा कि बस जब आपने H2O है, इसमें इसमें मत देखिएगा, क्योंकि इसमें ये न्यूट्रल होता है। क्योंकि जब ये टूटेगा, पानी में टूटता है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इसमें OH नेगेटिव भी आता है तो ये न्यूट्रल बन जाता है, ये एसिड ही नहीं आता, क्योंकि OH नेगेटिव, क्योंकि जो बेस होते हैं वो पानी में OH नेगेटिव देते हैं, तो ये OH नेगेटिव देता है और ये H पॉजिटिव तो देता है, लेकिन OH नेगेटिव इसको कैंसिल कर देता है। तो सारे H पॉजिटिव जितने भी हाइड्रोजन, आपको एसिड ढूंढना है तो आप क्या देखेंगे, H पॉजिटिव देखेंगे, तो इनको कर लेना है। और अगर इसी का उल्टा अगर वो क्वेश्चन में ये पूछ दे कि भाई हमें कॉन्जुगेट बेस बताओ, ये इसका कॉन्जुगेट बेस दे दे और उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, एसिड बनाने के लिए आप क्या कर लेंगे, जैसे आपको Cl नेगेटिव दे रखा होगा उसने, वो कहे कॉन्जुगेट इसका आप कॉन्जुगेट एसिड बना दीजिए, तो उसमें क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड कर देने हैं। कॉन्जुगेट एसिड बनाने किसका भी ये कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे। जैसे ये SO4 नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, HSO4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ऐड करना है कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए, हाइड्रोजन ऐड, और कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, निकाल देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि हम देखिए इसमें H2, ये ना S2, ये देखिए H2O8 है और हमने इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो हम क्या पे करेंगे, इसको 2 नेगेटिव था, 2 नेगेटिव में से सिंगल नेगेटिव बच जाएगा, एक हाइड्रोजन ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको इसमें एक हाइड्रोजन और दे देंगे जैसे हमने आगे किया था। तो हम क्या करेंगे, H2S2O8, तब भी हाइड्रोजन ऐड करते जाइए। तो क्या हो जाएगा कि अगर आपका अगर यहाँ पे आंसर H2O8 नेगेटिव होता तो आंसर होता, लेकिन उसने क्या है, इसको और आगे खींच के एक हाइड्रोजन और जोड़ दिया है, तो तब भी ये क्या है, एसिड ही है। तो यही आंसर ऑप्शन ए सही है, और ऑप्शन कोई उसके नज़दीक नहीं जा रहे हैं। आप अगला देखिए 68, 68 वाले का क्वेश्चन का मतलब है 68 वाला जो है, इंथाल्पी ऑफ वाटर बता। एंथैल्पी ऑफ वाटर इज़ 386 किलो जूल कर रहा है, व्हाट इज़ द एंट्रोपी ऑफ वाटर। तो एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी होती है ऊर्जा, एंथैल्पी होता है ऊर्जा, एंथैल्पी होगी ऊर्जा, एनर्जी के बराबर एनर्जी होगी। लेकिन इनमें अंतर क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर की, जैसे पानी के 1 लीटर की, या अगर हम पानी समुद्र की पूरा मतलब उसको पूरा सिस्टम बता दें, अगर हम मतलब उसकी बाउंड्री बता देना, जैसा 1 लीटर या 1 चम्मच 10 चम्मच अगर हम उसकी बता दी तो उसको एंथैल्पी बोलेंगे। अगर हम खाली पानी बोलें तो उसकी ऊर्जा, पानी मतलब हमने बताया कितना पानी है ये नहीं बताया तो उसको उसकी ऊर्जा होती है। और जब हम किसी उसको बता दें कितना पानी है और उसकी ऊर्जा कितनी है तो उसको एंथैल्पी बोलते हैं। और जो इंट्रोपी है, इसमें पूछ रहा है, इसने एंथैल्पी तो दे रखी है और ये हमसे पूछ रहा है एंट्रोपी। एंट्रोपी में क्या अंतर है, एंट्रोपी का मतलब ये होता है कि पानी के जो अणु हैं, जैसे H2O है इसमें, तो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये किस किस तरीके से क्या करते हैं, अरेंज होते हैं, उसका अरेंजमेंट बताते हैं कि किस किस तरीके से। जैसे H2O है ऐसे है, ये मान लीजिए
H और ये ऑक्सीजन, ये इस तरीके से क्या है मॉलिक्यूल रहेगा वहाँ पे। तो ये किस किस तरीके से अरेंज रहता है ये बताता है। ये इस तरीके से पानी में किस किस तरीके से हाइड्रोजन आप ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होंगे कैसे रहते हैं करके इसको बताता है। तो इसकी कितनी होती है कि जैसे इसको याद भी ये कर लीजिए, आधा आधा किलो जूल के बराबर होती है ऊर्जा। ये क्या कहते हैं, ये कितनी होती है, आधा किलो जूल होती है। कितनी होती है, आधा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर गिव्स द सब्सटेंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब सिलेबस में भी है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे, देखिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर वाली प्रोसेस होती है हमारी प्रकाश संश्लेषण में, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस बोलेंगे हम। फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो पानी होता है वो टूट जाता है किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूटता है। ऑक्सीजन तो हमारे वातावरण में आ जाती है, जो हाइड्रोजन होती है वो ऊर्जा बनाने में मदद करती है, एटीपी बनाती है। और इसमें क्या होता है जब ये बनेगा यहाँ पे सनलाइट यूज़ होती है। सनलाइट, फोटोलिसिस में क्या होता है, सनलाइट यूज़ होती है। अगर हम खाली पानी में डालते, जो ऑप्शन ए है, खाली पानी में फोटोलिसिस मतलब फोटो मतलब लाइट, लाइट यूज़ नहीं, लाइट यूज़ कर भी, लाइट की प्रेजेंस में जब अगर नहीं टूटता तो पानी में अगर खाली वो डाला है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव रहते हैं उसमें। लेकिन फोटोलिसिस के कंडीशन में ये ऑप्शन सी सही होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगी। ये प्लस माइनस वैसे ही गलती से दिए हैं उसने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगी। और अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन NH2। ये क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस में है इस बार की। हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन निकालना है। हमने क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए एच HCl है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, जो जो इसमें वो होता है विद्युत ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन। तो ये क्या करता है, -1 इसका होता है, और हाइड्रोजन का कितना हो जाता है, +1 होता है। ऐसे ही H2SO4 है, इसमें कितना SO4 का कितना हो जाता है, SO4 का -2 होता है। और हाइड्रोजन वाले का इसका क्या होता है, -1 होता है। लेकिन इसको हम दो हाइड्रोजन है तो -2 जुड़ के H2SO4 ये दोनों H2SO4 बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूछ रहा है कि MH2 में कितना होगा, कह रहा है। M का मतलब है मेटल, क्या है, जब मेटल के साथ मेटल हाइड्राइड बनेगा MH2 तो कितना होगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए मेटल तो क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन दे देता है। जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो क्या होगा, तो मेटल किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाता है। और हाइड्रोजन किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। जबकि हाइड्रोजन का क्या गुण होता है कि वो हाइड्रोजन हमेशा प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन कमज़ोर होता है और टाइम, लेकिन मेटल के सामने ये मजबूत, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन आराम से दे देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है वो +1 प्लस में आता है, और जो लेता है वो माइनस में आता है। तो इसमें -1, इसकी क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर, इसका हो जाएगा -1। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। तो ये कॉटन ग्रोइंग स्टेट कौन सा है सबसे ज़्यादा इंडिया में, तो ये है गुजरात। अब आपको ध्यान भी होगा, गांधी जी ने वहाँ चरखा और कॉटन का खादी का काम बहुत ज़्यादा वहाँ से वहीं से चलाया था। और आपने कहावत भी सुनी होगी कि साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, तो उसको गुजरात से याद रखना है। तो 71-72वां करते हैं हम। अगली स्लाइड 10। (77) ऑरिजिन ऑफ लीची, ओरिजिन ऑफ लीची पूछ रहा है। देखिए ओरिजिन ऑफ लीची है नेपाल से, नहीं नेपाल से नहीं, ये है चाइना से। चाइना से नहीं है, ये है और वो लोग बोलते हैं इसको लाइची लिखते हैं, बोलते थे उसको। हम लोग लीची बोलते हैं तो वो लाइची करके बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी सही हो गया इसका, 77 का।
मिल्क फीवर, अब देखिए मिल्क फीवर, इस तरीके के क्वेश्चन भी माइक्रोबायोलॉजी में हमारे सिलेबस में है, और ये 77 भी हमारे सिलेबस में ही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन हमारे उस तरीके से आ रहे हैं। मिल्क फीवर कह रहा है, देखिए मिल्क फीवर, आप नाम से भी इसको अगर थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएं, जैसे मिल्क फीवर किस कमी के कारण होता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ये जानवरों में होता है, क्योंकि क्या होता है, कैल्शियम दूध में चला जाता है, तो उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, और उसको कैल्शियम की कमी होने के कारण उनको क्या होने लगता है, बुखार होने लगता है। इसलिए क्या है कैल्शियम, इसलिए कैल्शियम क्या है, इसका सही आंसर है मिल्क फीवर। लैंगिक प्रजनन के कारण होता है, लैंगिक प्रजनन के कारण, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके वो होता है, से क्या होता है, रिकम्बिनेशन होता है, एपोमिक्सिस होता है, पॉलीप्लॉइडी प्लॉइडी होती है, क्या होता है। तो ये क्या होता है, जब भी हमारा लैंगिक प्रजनन होता है तो इसमें क्या होता है, जो हमारे जीन्स हैं, जो 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 पुरुष के जो होते हैं जीन्स होते हैं, और जो महिला के होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो एक्सचेंज हो जाते हैं। क्या होता है, एक्सचेंज होके नए पैटर्न, बच्चों में नए पैटर्न दिखते हैं गुणों के, तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ऑप्शन ए सही है। अब हम देखते हैं 80, एजिंग इज रिटार्टेड बाय, एजिंग, एज किस 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 ये हार्मोन की वजह से रुकती है, ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे 80 का। ये अगला, अगली स्लाइड में चलते हैं, 11वां। अब देखिए विच टाइप ऑफ आरएनए इज मोस्ट अबंडेंट इन सेल, तो जो ये सेल होता है, सेल में जो आरएनए का काम होता है, ये क्या होता है, आरएनए का काम होता है, आरएनए का राइबोसोम, ये राइबोसोम मतलब प्रोटीन बनाने का काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। जो हमारी डीएनए आरएनए है, ये भी प्रोटीन ही है। न्यूक्लिक एसिड जो होती है प्रोटीन होती है, और न्यूक्लिक एसिड बनी अमाइनो एसिड से होती है, इनसे ये सब क्या होती है, प्रोटीन की ही यूनिटें हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है आरएनए। तो ये क्या है, राइबोसोम में ही ये आरएनए, राइबोसोम में क्या होता है, आरएनए आरआरएनए होता है। और ट्रीलेस बायोम, अगला क्वेश्चन है, ट्रीलेस बायोम का कौन सा होगा, जहाँ पौधे नहीं होंगे, वृक्ष रहित बायोम कौन सा होता है, जिसमें बड़े बड़े पेड़ नहीं होंगे, तो ये होता है टुंड्रा, क्योंकि घास वाले में भी कम होते हैं लेकिन कम होते हैं, और मरुस्थल में भी क्या होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, ये होते हैं बड़े पौधों पेड़ों की तरह रूप लिए रहते हैं। लेकिन जो टुंड्रा होता है, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, एल्पाइन, जैसे ये आर्कटिक वाला क्षेत्र है, तो आर्कटिक वाले क्षेत्र में क्या होता है, वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, टेम्परेचर इतना कम होता है कि हमें वो जो उसके जो जड़ें होती हैं वो सब सर्वाइव नहीं कर पाती हैं बड़े प्लांटों की, पेड़ों की। इसलिए क्या होता है आंसर, टुंड्रा वाला ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, देखिए नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर में कितनी हैं, 206 हड्डियाँ हैं। ऑप्शन सी सही है। येलो फीवर इज स्प्रेड बाय, अब देखिए पीला बुखार फैलता है, पीला बुखार किससे फैलता है, हवा से, घर की मक्खी द्वारा, या जल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो पीला बुखार कैसे फैलता है, पहला पीला बुखार फैलता है एडीज मच्छर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, एडीज मच्छर से फैलता है वो। और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी देखिए, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है वो है हिस्टोलॉजी। पैथोलॉजी में हमारा क्या होता है, यूरिन और ब्लड का की जांच होती है। लेकिन आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, टिश्यू की जांच करनी है तो हिस्टोलॉजी है। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी नामक जो बीमारी है वो किसकी कमी की वजह से होती है, वो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बन पाता है। विटामिन सी से स्कर्वी होती है, दांत उसे से मसूड़ों से खून आ जाता है। विटामिन ई स्किन के लिए, विटामिन ई के कैप्सूल भी देखे होंगे, विटामिन ई स्किन के लिए और बालों के लिए, बाल अगर कमी होगी तो वो उनमें कमी होने लगती है, और बाल गिरने लगेंगे, और या वो स्किन फटने लगेगी। तो हम अब अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, 12वां, द बेसिक फूड आइटम। अब ये देखिए ये कैनिंग और फूड साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें, इस स्लाइड में इनको डिस्कस करते हैं। द बेसिक फूड आइटम्स आटा, सूजी, एडिबल ऑयल्स एक्सेट्रा आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड मार्क्ड अंडर द मार्क ऑफ, जो कह रहा है आटा, सूजी या तेल जो है, इनमें मूल खाद्य पदार्थों का मानकीकरण व बिक्री किस मार्क छाप के अंतर्गत होती है, कौन सा छाप लगा रहता है, तो ISI या FPO या एग मार्क, इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें लगा रहता था एग मार्क। अब तो 2000 एफएसएसआई जब से 2016 से 2006 से आया हुआ है, तो तब से क्या हुआ, ये सारे जो छोटी एजेंसीज थी इन सबको को हटा दिया गया है। अब एफएसएसआई का मार्क आता है बस 94। तो उस समय सी ऑप्शन होता था इसका सही। अब एफएसएसआई ये होगा नया। द इमल्सिफाइंग एजेंट फाउंड इन एग्स, अंडे में पाए जाने वाला पायसीकरण पायसीकरण एजेंट कौन सा है? यह है लेसिथिन। लेसिथिन के कारण वो जो पानी और तेल जो मिक्स हो जैसा दिखता है, उसके कारण लेसिथिन के कारण ही होता है। इमल्सिफिकेशन पानी और तेल को मिक्स जब हो जाता है उसको पायसीकरण बोलते हैं। फूड दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, रोगों से बचने की क्षमता देने वाला भोज्य पदार्थ है हरे पत्तीदार सब्जियां। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हम जब हम भोजन को बंद करते हैं, जब हम भोजन को डब्बे में बंद जब हम भोजन को एक बंद डिब्बे में एक निश्चित तापमान पर पकाते हैं तो इसे कहते हैं, व्हेन यू कुक फूड इन एन एनक्लोज्ड बॉक्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इट इज़ नोन एज बेक। इसको क्या बोलते हैं हम? बेकिंग बोलते हैं, बेक करने। और पकौड़ाज आर फ्राइड, पकौड़े तले जाते हैं। तो इडली क्या की जाती है? इडली को हम क्या करते हैं? स्टीम करते हैं, भाप से पकाते हैं। स्टीमर आता है उसका, देखा होगा आपने। और आइसो इलेक्ट्रिक, देखिए अगला क्वेश्चन है, दूध का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु है। आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु है 4.6 है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसके होते हैं? जो इसमें जो एमिनो एसिड होते हैं या प्रोटीन होता है उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। दूध में प्रोटीन कौन सा है जो सबसे ज़्यादा बिकता भी है? इसीलिए केसिन होता है। केसिन ही हम क्या करते हैं? बेचते हैं, जो वे प्रोटीन आता है। तो उसका 4.6 होता है। अगर हमसे ये पूछे क्वेश्चन में कि इसका पीएच कितना होगा, तो 6.4, इसी को 4.6 का रिवर्स कर देंगे, 6.4 के आसपास उसका पीएच होता है। तो अगला क्वेश्चन है 100वां, सुक्रोज इज अबंडेंट इन। सुक्रोज क्या है? अबंडेंट किस में है, कि सुक्रोज की मात्रा पर्याप्त किस में है? तो ये इसका ऑप्शन आंसर होगा शुगर केन में, चीनी में। तो और सुक्रोज जो है हमारा, ये सुक्रोज जो होती है, सुक्रोज मिलके किससे बनी रहती है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। और लैक्टोज अगर किस चीज़ से मिलके बनी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें क्या आता है, ये फूड केमिस्ट्री के अंदर आएगा और ये भी हमारे सिलेबस में है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इसमें हमने लिख लेना है कि लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है, उसके पार्ट हैं। और इस सबको देखने के बाद हम ये देख सकते हैं कि जैसे ये वाला, ये जो पूरी स्लाइड है, ये पूरी स्लाइड आपको हमारे सिलेबस में ये आनी चाहिए। और उससे मैं कुछ इससे पहले वाली बता देता हूँ जिसको आप छोड़ सकते हैं, जो सिलेबस में नहीं है। इसमें भी लगभग आपके पूरे, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए 91, 92, 93 में, विच वन इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट फूड प्रिजर्वेशन मेथड। सबसे पुराना निम्न में से किसे खाद्य प्रसंस्करण, 91 क्वेश्चन, निम्न में से किसे खाद्य प्रसंस्करण का सबसे पुराना तरीका माना जाता है? तो ये है सुखाना, सुखाकर सबसे पुराना है। और सब्जियों के अचार संरक्षित रहते हैं। वेजिटेबल पिकल कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूज ऑफ, ये रहते हैं हमारे तेल, सिरका, नमक, ती सब में उपरोक्त में सही, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। विच प्रोसेस इंक्रीजेज न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ राइस, किस विधि द्वारा चावल का पोषक मान बढ़ाया जाता है? उष्णन, पीसना या पॉलिश करना, इनमें से कोई नहीं। तो उष्णन करा जाता है, उष्णन पर बॉइलिंग बोली जाती है। उष्णन का मतलब ये होता है कि जो सेला चावल आती है, जो सेला चावल मिलता है मार्केट में, उसी से उष्णन से बनाया था। उसमें क्या करते हैं कि चावल को पहले भिगाया जाता है, फिर उसको भाप के साथ भाप में पकाया जाता है, फिर सुखा दिया जाता है। तो ये वाले इस चावल से क्या हो जाता है, इसको उष्णन भी बोलता है। तो इसी को क्या कहते हैं? सेला चावल भी बोलते हैं, उस उष्णन और पर बॉइलिंग। 93 का ए, 93 का ए ऑप्शन है। और अगली स्लाइड बता देता हूँ जिसको हम छोड़ सकते हैं, जो कुछ केमिस्ट्री के कुछ अगर टॉपिक टफ हैं तो उनको हटाने का बता सकता हूँ मैं। 10 वाला देखें। हाँ हाँ, इसमें भी कुछ क्वेश्चन हमने स्लाइड अच्छे से नहीं देखी थी तो वो छूट गए हैं कुछ क्वेश्चन, उनको फिर से डिस्कस करें। देखिए ब्लड वॉल्यूम रक्त का आयतन आय के साथ बढ़ता है, समान रहता है या वृद्ध अवस्था में घटता है? तो क्या होता है? तो आयु के साथ बढ़ता है, छोटी उम्र से जब ऊपर बढ़ते हैं तो शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है, और फिर वृद्ध अवस्था में घटता है। इसके दोनों आंसर सही हो सकते हैं, ए और सी। वृद्ध अवस्था में खून की मात्रा घट जाती है शरीर में हमारे। और विलफुली सेपरेशन, किसी जीव द्वारा अपने शारीरिक भागों को अपनी इच्छा से अलग करना कहलाता है। तो ये कहलाता है ऑटोटॉमी। वो क्या करता है? अपने शरीर से जैसे छिपकली कर देती है, अपनी पूंछ को हटा सकती है, जैसे उसको उसकी फंस जाएगी तो वो तोड़ के आगे को निकल जाएगी। और ऐसे ही स्टार फिश भी होती है, वो अपनी अगर उसकी एक ब्रांच, जैसे स्टार फिश है, जैसे स्टार फिश है,
इस तरीके से मान लीजिए स्टार फिश है आपकी, तो वो एक ब्रांच टूट जाएगी तो चले जाए आगे को निकल जाती है। अगर फंस जाएगी तो उसके तो वो छोड़ के ऑटोटोमी खुद ही अपने शरीर से अपने पार्ट को अलग कर सकती है। डीएनए किसके निर्माण के लिए टेम्पलेट की तरह कार्य करता है? डीएनए करता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। विच आरएनए इज हैविंग लीस्ट एज, किस आरएनए की सबसे कम उम्र होती है? तो मैसेंजर, वो मैसेज देता है कि भाई डीएनए को या डीएनए आरएनए जो डीएनए बनाना है या प्रोटीन बनाना है, मैसेज के फॉर्म में जब उसे मैसेज भेजना होता है, न्यूक्लियस से मैसेज जब आता है, राइबोसोम को दिया जाएगा मैसेज कि वहाँ उसका प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, तो वो आरएनए ही करेगा। आरएनए, एमआरएनए सबसे छोटी एज होगी उसकी, वो तुरंत मैसेज दे के ख़त्म हो जाएगा उसका काम। तो इस वाली स्लाइड में भी आप पूरा ही यह पूरा सिलेबस का है, ये इसको देख लेंगे। नाइन्थ वाला अगली स्लाइड में बताता हूँ। नाइन्थ वाली स्लाइड में भी, इसमें भी कुछ क्वेश्चन छूटे हुए देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप, निम्न में से कौन सी फसल का भारत में नकद फसल कहते हैं? नकद फसल किसे कहते हैं? नकद फसल किसे कहते हैं? ये कहते हैं हम नकद कहते हैं गन्ने को, क्योंकि इससे हमें पैसा आता है तुरंत बेच के। जलप्रिया किसकी नस्ल है? जलप्रिया नस्ल है धान की। इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं। माया, ये है हमारी टमाटर की। माया किसकी नस्ल है? टमाटर की। आयरन पायराइड का रासायनिक सूत्र, हाँ ये केमिकल कंपाउंड फार्मूला बताना है, ये भी सिलेबस में आपको कंपाउंड के फार्मूले बताना है। तो FeS2 होता है आयरन पायराइड का, और इसको बोलते हैं मूर्खों का सोना। ये पीले रंग का दिखता है, इसलिए मूर्खों का सोना बोला जाता है आयरन पायराइड को। और मिल्क शुगर इज अ टाइप ऑफ, अब देखिए मिल्क शुगर एक प्रकार का होता है। चीनी मिल्क शुगर क्या होती है? लैक्टोज होती है। मैंने बताया चीनी में जो मिल्क जो दूध में जो चीनी शुगर पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है, वो लैक्टोज होती है। और लैक्टोज को अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और सुक्रोज को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और हाँ, ये स्लाइड भी कंप्लीट हो गई। ये पूरी स्लाइड भी ये स्लाइड भी पूरी इंपॉर्टेंट है। ऊपर कंजुगेट एसिड निकालना भी वो है इंपॉर्टेंट है। 68 वाला ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फोटोलिसिस है इंपॉर्टेंट, और बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट है। 68 को छोड़ के बाकी सब इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 68। अब 8th वाले में बताता हूँ। 8th वाली स्लाइड, हाँ 8th वाली स्लाइड है जो नीचे देखिए, एग्जाम्पल ऑफ लुईस एसिड। अब ये देखिए 66 है, 66 है एग्जाम्पल ऑफ लुईस एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में आ रहा है इस बार। एन एग्जाम्पल ऑफ लुईस एसिड, लुईस एसिड का क्या है? तो क्या होता है लुईस एसिड को आप कैसे पहचानेंगे? लुईस एसिड को पहचानने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, अगर किसी मेटल के साथ, मतलब आपको ये सिंपल पहचानने का तरीका ये है, किसी के साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं तो समझ जाइए क्या है? लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड है। और अगर लुईस बेस पहचानना है, लुईस एसिड क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं, इसमें ये लोन पेयर को भी एक्सेप्ट करते हैं कहते हैं, और जो लुईस बेस होते हैं वो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। जैसे लुईस बेस में H2O हो गया, NH3 हो गया। आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिख रहा है तो समझ जाइए क्या है? लुईस बेस है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है तो समझ जाइए लुईस बेस है। वाटर और एमोनिया होगा तो ये स्पेशल एग्जाम्पल है। इसमें ये लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर देंगे तो क्या हो जाता है? और ये जैसे AlCl3 है मान लीजिए, तो ये FeCl3 ले लीजिए। इसमें 3 FeCl3 AlCl3 3 क्लोरीन दिखेंगे तो ये है लुईस एसिड। इसमें देखिए AlCl3 और AlCl3 FeCl3 और BF3, इसमें 3 देखिए 3 होंगे। जैसे ये जो हमारे हेलोजन है, क्लोरीन फ्लोरीन, इनको हेलोजन बोला जाता है। और ये हेलोजन अगर 3 दिख रहे हैं आपको तो ये मान लीजिए कि आप क्या है? लुईस एसिड है। इसको सिंपल ट्रिक है, इससे आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 66 का C हो जाएगा। और ये देखिए जो कार्बन डेटिंग कह रहा है, कार्बन डेटिंग जिससे हम जीवों की या पत्थरों की, किसी भी चीज़ की हम उसकी उम्र निकाल सकते हैं। तो वो किससे निकलता है? जैसे कार्बन का 12 C12 नॉर्मल होता है, तो ये आइसोटोप वाला होता है C14 वाला। ऑप्शन B सही होगा इसका। अब फ्यूल ऑफ, ये परमाणु पायल का ईंधन होता है, जो एटॉमिक रिएक्टर होते हैं उनका क्या ईंधन होता है? तो ये होता है हमारा यूरेनियम। और जो ये वांट ऑफ फैक्टर है, ये वांट ऑफ फैक्टर भी आ सकता है। वांट ऑफ फैक्टर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए NaCl है, वांट ऑफ फैक्टर नाम से डरावना लगता है लेकिन है बहुत सिंपल। NaCl है तो ये 2 चीज़ में टूटेगा तो इसका वांट ऑफ फैक्टर हो गया 2, Na पॉजिटिव
और Cl नेगेटिव में। तो ये दो में, जैसे ग्लूकोज है हमारा C6H12O6, C6H12O6 है। तो ये क्या होगा, ये पानी में टूटता नहीं है, इसको घोलेंगे आप तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं टूटता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें एक होगा, इसका क्वांटम फैक्टर एक होगा, ये दो में टूटा तो दो हो गया। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो ये है, जो हमारा K3 है, FeCN6, ये इसमें जो ब्रैकेट लगाया हुआ बड़ा ब्रैकेट, और ये और फिर छोटा ब्रैकेट लगाया हुआ है Cn के साथ, तो बड़े ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये इससे ज़्यादा पानी में टूटेगा नहीं। तो इसका एक मॉलिक्यूल इसका हो गया, FeCN6 वाले का एक मॉलिक्यूल हो गया, और जो K3 के हैं 3 पोटेशियम आयन पानी में आ जाएंगे, क्योंकि K3 पोटेशियम टूटेगा तो 3, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए। और ये जो ये रेडियो एक्टिव सीरीज है, एंड ऑफ ये में रेडियो के विघटन श्रेणी का अंतिम उत्पाद है, इसमें होगा इसका आंसर लग रहा है ये बिस्मथ वाला है, Bi या लेड। इसको चेक करके आप इन दोनों में से आप ऑप्शन है, ये आप देख लीजिएगा एक बार इसको वो करके, लेकिन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अगली स्लाइड देखता हूँ, जो सिलेबस में नहीं है उसको हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वन टप वाला आ सकता है कि कितने में जो जल में जितना टूटता है उसको बताना पड़ता है, उसका वैल्यू उतनी होती है, उसका उसका वो रहता है। और अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड हमने लगभग कर ली है। तो इसी तरीके से ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। अब आप इसको देख सकते हैं, इसमें जो कुछ जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको वो वाला हमने स्किप कर दिया है, बाकी ये सब 50 तक के बाद इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।